हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में दो वीडियो में देशीय राजवंश और विदेशीय राजवंश को डिस्कस किया था। पार्ट 1 में हमने देखा था देशीय राजवंशों को और पार्ट 2 में देखा था हमने विदेशीय राजवंशों को। देशीय राजवंशों में जैसे कि शुंग वंश, काड़ वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, बकाटक वंश और इक्ष्वाकु वंश। विदेशीय राजवंशों में हिंदयवन, शक, पहलव या कुषाण। इन राजवंशों को दोस्तों हमने दो वीडियो में हमने दोस्तों डिस्कस किया था। अगर आपने दोस्तों इन दो थ्योरी की वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप ऊपर आपको राइट साइड आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, उन दो वीडियो को देखिए। इसके बाद इन 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाइए। यकीनन दोस्तों आपसे प्रश्न इजीली बन पाएंगे और एग्जाम में भी आप इन प्रश्नों को जब आपको प्रश्न मॉड्यूल काल से देखने को मिलेंगे तो आप बगैर एग्जाम में प्रेशर लिए इजीली कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, प्रश्न थोड़ी से ज़्यादा है, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। यानी कि सातवाहनों ने स्थानीय अधिकारी यानी कि नौकरों के रूप में किसके यहाँ काम किया था? तो किसके यहाँ किया था? तो इन्होंने कार्य किया था मौर्यों के अधीन। मौर्यों के यहाँ दोस्तों सातवाहनों ने नौकरों की तरह काम किया था। एसएससी 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो वह कौन था दोस्तों? हमने डिस्कस किया था दोस्तों, वह था कनिष्क। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्न में से किसका मिश्रण है? कुषाण काल में जो हमें गांधार एवं मथुरा कला शैली देखने को मिलती है तो वह किसका मिश्रण है? तो वह भारत और ग्रीक शैलियों का मिश्रण है। एसएससी 2002 में दोस्तों यह भी पूछा गया है। जैसे जैसे हम दोस्तों प्रश्नों करते जाएंगे, प्रश्नों का लेवल जैसे कि आपने देखा होगा कि थोड़ा हार्ड होता जाएगा। पहले हम एसएससी की देख रहे हैं, इसके बाद सभी स्टेट्स पीसीएस एग्जाम के प्रश्नों को करेंगे, इसके बाद हम अंततः यूपीएससी के प्रश्नों को भी देखेंगे कि किस तरीके से पिछले सालों में यूपीएससी के प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे फिर कहूँगा कि अगर आपने उन दो थ्योरी की वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उन दो थ्योरी की वीडियो को देखिए, इसके बाद इन प्रश्नों कीजिए तो आप इजीली प्रश्नों को कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? कनिष्क ने अपनी जो राजधानी बनाया था पेशावर या पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया था। एसएससी 2021 में दोस्तों पूछा गया है प्रश्न। अगला प्रश्न है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो किसका है दोस्तों? पेशावर का। पेशावर का दूसरा नाम है पुरुषपुर। ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चनों को हम डिस्कस नहीं करेंगे, जितना डिस्कस करना था वो हम थ्योरी की वीडियो में देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हमारा सिर्फ यही उद्देश्य रहेगा, हम प्रश्नों को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कर पाएँ। और आप प्रश्नों को दोस्तों तभी इजीली बना पाएंगे जब आपने वीडियो को सही से देखा होगा, दोनों थ्योरी की वीडियो को। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो चरक दोस्तों इनके द्वारा लिखी गई है चरक संहिता। इनके द्वारा चरक संहिता लिखी गई है जो कि शल्य चिकित्सा की एक महान ग्रंथ है। किसके दरबार में थे? तो यह दोस्तों थे कनिष्क के दरबार में। अगला प्रश्न देखते हैं, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गांधार कला और गुप्त कला। तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थल के रूप में उभर कर सामने आया, वह
गांधार कले के कारण उभर कर सामने आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। तो भारत में जो सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी वह किनके द्वारा चलाई गई थी? वह चलाई गई थी दोस्तों हिंद यवनों के द्वारा। एसएससी 2001, 2002 में पूछा गया है और ना जाने दोस्तों एसएससी में कितने बार पूछा गया है और स्टेट पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी वह किन्होंने चलाई थी? तो हिंद यूनानियों ने चलाई थी, लेकिन नियमित तौर से जो चलाया वह चलाया था दोस्तों कुशाणों ने। याद रखेंगे दोस्तों, दोनों प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संग्रहालय में कुशाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। यानी कुशाणकालीन मूर्तियों को जो रखा गया है वो कहाँ रखा गया है? तो किस में रखा गया है दोस्तों? वह रखा गया है मथुरा संग्रहालय में। कुशाण काल की जो मथुरा कला शैली में बनी हुई सभी मूर्तियां थी उनको मथुरा संग्रहालय में रखा गया है। यह भी प्रश्न दोस्तों काफी बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? दोस्तों जो इंडो बैक्ट्रियन थे, हिंदू यूनानी थे, इनके द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे। लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के जो दोस्तों जारी किए गए थे वह जारी किए गए थे कुशाणों के द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वह टिक करते हैं हिंद यूनानी को, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता है कि शुद्ध सोने के सिक्के जो जारी किए गए थे वह कुशाणों के द्वारा, लेकिन सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे वह हिंद यूनानियों के द्वारा जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है सातवाहन के समय मुद्रा सर्वप्रथम किस धातु के बने थे? सातवाहनों के समय शीशे के, प्रोटीन के, तांबे के या स्वर्ण के? सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक जो बने होते थे वह किसके बने होते थे? वह बने होते दोस्तों तांबे के। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप दोस्तों इजीली इन प्रश्नों को बना पाएंगे, तभी बना पाएंगे जब आपने वीडियो को अच्छे से पढ़ा होगा, नोट्स बनाई होंगी और फिर नोट्स को एक आध दो बार रिवाइज किया होगा। इन प्रश्नों को आप यकीनन चुटकियों में बना पाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में यह हर वर्ष पूछे ही गए सभी प्रश्न, आपको पता है मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न ही कराता हूं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन कौन थे? बाणभट्ट, कंबन, गलत है दोस्तों, यह नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र। यह दोस्तों ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नागार्जुन, अश्वघोष और जो वासुमित्र थे वह कनिष्क के दरबार में थे। एसएससी 2003 और सीपीओ 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों, बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या अनुदान देने की प्रथा को प्रारंभ किया था? तो सर्वप्रथम जो दोस्तों कर मुक्त भूमि या ग्राम दान दिया गया था वह किनके द्वारा दिया गया था? हमने डिस्कस किया था अच्छे से, सातवाहनों के द्वारा दिया गया था। एसएससी 2000 में पूछा गया है। जैसे जैसे हम दोस्तों आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा टफ होता जाएगा, इसलिए मैं शुरू में एसएससी के प्रश्नों को लिखा हूं ताकि आप अच्छे से प्रश्नों को बना पाएं और देख सके कि हाँ किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि जो पर्दा प्रथा थी, पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? भारतीय रंगमंच में जो पर्दा प्रथा जो प्रारंभ की गई थी किनके द्वारा प्रारंभ की गई थी? वह की गई थी दोस्तों शकों के द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में महान रेशम मार्ग, जो रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? या यूं कहें दोस्तों कि किसने रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित किया था? तो किसने किया था? कनिष्क ने स्थापित किया होगा। आपको पता होगा दोस्तों कि हमने डिस्कस किया था जो चीन के द्वारा चीन से जो रेशम था वह कहाँ भेजा जाता था? वह भेजा जाता था रोम। और रोम चीन से रेशम जो रोम भेजा जाता था वह 3 मार्गों के द्वारा भेजा जाता था। और कनिष्क ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने तीनों मार्गों पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देख सकते हैं एसएससी 1999 और
2005 में दोस्तों पूछा गया है। आप इनको ना देखा करें दोस्तों, 2005 में यह पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मोहर चलाई? ग्रीक वासियों ने, कुषाणों ने, मौर्यों ने और शुंगों ने। बड़े पैमाने पर जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई वह किन्होंने चलाई दोस्तों? ग्रीक वासियों ने, कुषाणों ने या मौर्यों ने या शुंगों ने। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कुषाणों ने। कुषाणों ने शुद्ध सोने की सिक्के चलाए सर्वप्रथम, और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने चलाई। नियमित तौर पर जो मुद्राएं चलाई वो भी दोस्तों कुषाणों ने चलाई, लेकिन सर्वप्रथम जो मुद्राएं सोने की चलाई वह किन्होंने चलाई? वह चलाई जो हिंद यूनानी थे उन्होंने। आरआरबी 2006 में दोस्तों पूछा गया है। अगला प्रश्न है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन हमने दोस्तों डिस्कस भी किया था। चरक संहिता इनके द्वारा लिखी गई है। नागार्जुन, आप बताइए कि नागार्जुन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? नागार्जुन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप यकीनन दोस्तों इन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो शक संवत का जो आरंभ हुआ था दोस्तों 78 ईस्वी में, वह किया गया था कनिष्क के राज्यारोहण के समय में। कनिष्क के द्वारा अपने राज्यारोहण पर 78 ईस्वी में शक संवत को शुरू किया गया था। 2005 और 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय बर्मा में यानी कि म्यांमार में गलत है, बांग्लादेश में गलत है, भारत में गलत है। यह था दोस्तों पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था पाकिस्तान में था, क्योंकि पाकिस्तान भी उस समय भारत का हिस्सा ही हुआ करता था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का जो महान शासक था वह कौन था? अजातशत्रु गलत है, बिंदुसार गलत है, मयूर शर्मन गलत है, वह था खारवेल। खारवेल के द्वारा दोस्तों क्या लिखवाया गया था? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में जो सबसे अधिक विकास हुआ था, धर्म में हुआ था, कला में, साहित्य में या वास्तुकला में? तो यह हुआ था दोस्तों वास्तुकला में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो सातवाहनों ने जो अपना आरंभिक दिनों में अपना जो साम्राज्य स्थापित किया था वह दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों में, यहाँ आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों में शुरू किया गया था। इसलिए इन्हें आंध्र सातवाहन पुराणों में कहा गया है। इन राजवंशों का सही क्रम क्या है? यह जो राजवंश दिए गए हैं, सातवाहन, गुप्त या शुंग? सबसे पहले दोस्तों आता है सातवाहन वंश, फिर आता है शुंग वंश, फिर गुप्त वंश। पहला दोस्तों सबसे पहले आएगा शुंग वंश, इसके बाद में सातवाहन वंश, फिर गुप्त वंश। तीसरा पहला और फिर दूसरा। अगला प्रश्न है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन राज्य की राजधानी थी वह थी पैठान या प्रतिष्ठान में। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का है? तो खारवेल का दोस्तों कौन सा है?
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हाथीगुम्फा अभिलेख। हाथीगुम्फा जो अभिलेख है वह किसका है? कलिंग शासक खारवेल का है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे कि गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो किसने की है? तो वह हॉल ने की है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? वह थी दोस्तों पाली या प्राकृत। तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? वह थी प्राकृत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही और भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्न में से किया। तो सबसे पहले किसका आक्रमण होता है? बैक्ट्रियन, हिंद यूनानियों का होता है। फिर आते हैं पहलव या पार्थियन, फिर कुषाण और फिर शक। तो पहले पे ए आ जाएगा, फिर हिंद यूनानी, शक सी, पहलव बी और फिर कुषाण डी। यह दोस्तों इसका क्रम हो जाएगा। सीडीएस 2004 का दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत दोस्तों शकों को मालवा क्षेत्र से खदेड़े जाने की खुशी में विक्रमादित्य के द्वारा कब शुरू किया गया था? वह शुरू किया गया दोस्तों विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व में। सॉरी दोस्तों, सर गलत ऑप्शन है, 58 नहीं है, यह है 57 ईस्वी पूर्व में। 57 ईस्वी पूर्व में शुरू किया गया था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य था, कौन सा था? सातवाहन ही था, क्योंकि संपूर्ण अगर बात करें हम दक्षिणी क्षेत्र में तो यहाँ पे सातवाहन का ही शासन हुआ करता था, सुदूर दक्षिण को छोड़कर। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में बनाई गई थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद आता है दोस्तों काल वंश। कौन सा आता है? काल वंश। वासुदेव काल के द्वारा काल वंश की स्थापना की जाती है। अगला है दोस्तों, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो किसने हराया था? पांचाल ने। पांचाल ने कनिष्क को हराया था। यूपीएससी 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी में भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्कों को जारी किया था। पूछा है दोस्तों सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? तो सर्वाधिक जो तांबे के सिक्के जारी किए थे वह किए थे दोस्तों हिंद यूनानियों ने। इसका जो यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया है। कथन दिया गया है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण दिया गया है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो यह दोस्तों गलत है। जो कुषाण थे वो फारस की खाड़ी से होकर लाल सागर से व्यापार तो करते थे, लेकिन उनकी सुसंगठित नौसेना नहीं थी। इसलिए इसका पहला सही है, ए सही, किंतु वह आर गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीसीएस 1998 का पूछा हुआ है। जैसे कि मैंने पहले भी दोस्तों कहा था कि सबसे पहले एसएससी के इजी प्रश्न होते हैं, इसके बाद सभी स्टेट पीसीएस के, इसके बाद यूपीएससी के प्रश्न भी हम करते हैं। जो कला शैली भारत और ग्रीक यूनानीय शैलियों के सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम गांधार शैली। आर्यस 1998 का पूछा हुआ प्रश्न है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा अनुयायी था जिसका प्रसार अपने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया? कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म की दोस्तों महायान शाखा का। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी किया, क्वेश्चनों को ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस जितना प्रश्नों को करना था वो हम थ्योरी की अपनी क्लास में कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चनों को देखेंगे, किस तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो थ्योरी में हमने पढ़ा है वो हम प्रश्नों में अप्लाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगर दोस्तों हम प्रश्नों को बना पा रहे हैं तो जो हमने थ्योरी पढ़ी है
वो अच्छे से याद है हमें, और प्रश्न इजीली हम पे बन पा रहे हैं, और एग्जाम में भी इजीली प्रश्नों को हम बना पाएंगे। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? बौद्ध धर्म का भारत के बाहर प्रसार, जैन धर्म का पुनः उदय, चतुर्थ बौद्ध संगीति और गांधार कला का विकास। तो कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण घटना थी वह थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। प्राचीन भारत का महानतम व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पतंजलि किसके दरबार में था दोस्तों? यह था पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। यूपी पीसीएस 2010, 11 और 2016 में यही प्रश्न बार बार दोस्तों पूछा गया। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो हमने डिस्कस किया था कि विशुद्ध भाषा का जो पहला संस्कृत अभिलेख जो जारी किया गया था वह किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वह विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो किसके? गोंदो फर्नेस के शासनकाल में जो ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस पहली शताब्दी ईस्वी में भारत आया था। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो सर्वप्रथम जो कुषाण शासक था जिसने स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया वह था दोस्तों कनिष्क ने स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया था। लेकिन जो वेंकटविशेष ने इसने स्वर्ण मुद्राओं को नियमित तौर पर जारी किया था। किसने? वेंकटविशेष ने। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो क्षत्रप प्रणाली का जो उपयोग किया गया था वह किया गया था दोस्तों शकों के द्वारा, और शकों की ही फिर नकल करके जो कुषाण थे, कुषाणों के द्वारा क्षत्रप प्रणाली का यूज किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिरातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? तिरातार या मुक्तिदाता की जो उपाधि धारण की थी वह किस वंश के शासकों ने की थी? शक, हिंदवन या पार्थियन? तो किसने धारण की थी? तो वह धारण की थी ऑप्शन डी, पार्थियन राजवंश के शासकों ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले दोस्तों यूनानी आक्रमण होते हैं, फिर शक होते हैं, फिर कुषाण होते हैं। यूनानी, शक, पहलव और फिर कुषाण। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि पहलव तो दिया नहीं गया। यूपीएससी 2006 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। सैनिक शासन भारत में प्रथम बार व्यवहार में लाया गया किनके द्वारा? शकों के द्वारा, मुगलों के द्वारा, पार्थियन के द्वारा या ग्रीक के द्वारा? तो किनके द्वारा? ग्रीकों के द्वारा सर्वप्रथम जो सैनिक शासन को उपयोग किया गया था। यूपीएससी 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। कौन सा था? वह था बैक्ट्रिया। यूपीएससी 1999। आप दोस्तों इजीली यूपीएससी के भी प्रश्नों को आप आसानी से बना पाएंगे, लेकिन बना तब पाएंगे जब आपने वीडियो को अच्छे से पढ़ा होगा, अपनी प्रॉपरली नोट्स बनाई होंगी और आप बार बार उन नोट्स को रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 2 पॉइंट्स के चक्कर में आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं फिर किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, तो आपकी दोस्तों चीज़ें कभी क्लियर नहीं हो पाएंगी और सब आप अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, दोबारा देखकर अपने नोट्स को बनाइए, और तिबारा में मैं दोस्तों बार बार कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपनी नोट्स को ही याद करिए और किसी और चीज़ से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं आपको लास्ट में प्रश्न करा देता हूँ टॉप 100 या जो टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट होता है उसी हिसाब से मैं प्रश्नों कराता हूँ।
ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। इसकी पीडीएफ जो है दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा देता हूं, ताकि आप मैनी टाइम इन प्रश्नों को बनाएं और बार बार प्रश्नों को बनाएं, ताकि आपकी जो प्रश्न जो गलत होते हैं वो आदत सुधरे, और आपको प्रश्न नहीं भी आते हैं तो उनको आप किस तरीके से सही कर सकते हैं वो आपकी हैबिट बने। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था दोस्तों? करसापड़। इन सभी दोस्तों बिंदुओं को हमने अपनी जब थ्योरी की वीडियो को डिस्कस किया था तो मैंने बार बार कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार यह प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों ने व्यापार प्रारंभ किया? कुषाणों ने, तमिल और चेरों ने। तो सर्वप्रथम रोम के साथ जो व्यापार को प्रारंभ किया था वह कुषाणों ने किया था, वकाटक ने या शकों ने? तो वह दोस्तों किया था किन्होंने? तमिल एवं चेरों ने। अब जब अगली वीडियो हम देखेंगे उसमें हम चेर, चोल और पांड्य राजवंश को पढ़ेंगे। फिर भी आप देख लीजिए दोस्तों कि यह है भारत के इन क्षेत्रों में, इस क्षेत्र में था चेर राजवंश, यहाँ पे था तमिलनाडु वाले क्षेत्र में चोल और इसके ऊपर वाले क्षेत्र में पांड्य राजवंश था। और चेर राजवंश के द्वारा ही सर्वप्रथम विदेशीय व्यापार रोम के साथ किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग राजवंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व की थी? तो किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगला प्रश्न है कि पुष्यमित्र मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना के किस पद पर था? तो कौन था? वह सेनापति था। और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही बृहद्रथ की हत्या की जाती है और फिर 185 ईस्वी पूर्व मौर्य साम्राज्य का अंत कर एक नए साम्राज्य शुंग वंश की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है कि काण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो काण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव काण्व। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो वह कौन था? ऑप्शन ए सिमुक। आसान प्रश्न है दोस्तों, इन प्रश्नों को जल्दी करेंगे, थोड़ा सा टाइम डिस्कस मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, यह जो है प्रश्न डिस्कस मैं नहीं करा रहा हूँ, ना कि प्रश्नों के माध्यम से मैं आपकी तैयारी कराता हूँ। मैं आपकी तैयारी पहले 3 वीडियो में कंप्लीट थ्योरी पढ़ाता हूँ, इसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूँ। मेरी आदत नहीं है दोस्तों कि मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से ही तैयारी कराऊँ, और ना प्रश्नों के माध्यम से कभी तैयारी की जाती है। प्रश्न सिर्फ दोस्तों हम इसलिए करते हैं कि थ्योरी को हम अपने प्रश्नों में अप्लाई कर पाएं और देख सके कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है एग्जामिनर कितने अंदर से एक शब्द से प्रश्नों को बनाता है। निम्नलिखित में से किस हिंदी वंश शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए थे? तो सीसे के सिक्के किसने जारी किए थे? स्ट्रेटो द्वितीय ने। हिंदी वंश शासक दोस्तों यह अपवाद स्वरूप है कि हिंदी वंश शासक एकमात्र शासक स्ट्रेटो द्वितीय था जिसने सीसे के सिक्कों को जारी किया था। हालांकि जो सीके के सिक्के जारी किए गए थे वह सातवाहन वंश के द्वारा किए गए थे। किसके द्वारा? सातवाहन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित शासकों में से किसने सिक्कों पर संकर्षण, वासुदेव दोनों अंकित है? किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों लिखा हुआ है? तो किसके सिक्कों पर लिखा हुआ है? तो वह दोस्तों लिखा हुआ है अगाथोक्लिस के सिक्कों पर। देख सकते हैं दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया है। आप वीडियो को पॉज करिए, जहां पे आपको डाउट आता है उन प्रश्नों को वीडियो पॉज करके याद करने की कोशिश कीजिए, और ताकि आप जब दोबारा प्रश्नों को लगाएं दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इन प्रश्नों को आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और बार बार इन प्रश्नों को बनाइए, ताकि आपको प्रश्न बनाने की आदत जो है, जो आप गलत करते हैं वो आपकी आदत सुधरे। अफगानिस्तान के खानम से अगाथोक्लिस के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन पर वासुदेव कृष्ण और संकर्षण दोनों का चित्र उकेरा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
IAS प्री 2005 में पूछा गया है। 3 जो है एक काल के हैं और एक नहीं है। अब देखते हैं गौतम बुद्ध, प्रसेनजित और बिंबिसार। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मगध साम्राज्य पर जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश का दूसरा संस्थापक था बिंबिसार, और प्रसेनजित जो कौशल राज था, कौशल राज के राजा थे प्रसेनजित और महात्मा बुद्ध। यह जो दोस्तों तीनों हैं, यह तीनों एक ही काल के थे। लेकिन जो मिलिंद है, मिलिंद कौन था? हिंद यवन एक शासक था, जो कि हमें मौर्य वंश के बाद में दिखाई देता है। अगर आप दोस्तों इस प्रश्न को इजीली करना चाहते हैं तो जो मैंने मौर्य साम्राज्य का वीडियो बनाया है, जो मगध साम्राज्य का 16 महाजनपदों के बारे में बताया था, उस महाजनपदों को जब आप पढ़ेंगे तो आप बिंबिसार को भी देख पाएंगे, हर्यक वंश का दूसरा शासक, प्रसेनजित और गौतम बुद्ध के बारे में आप देख पाएंगे किस टाइम पे कौन कौन थे। लेकिन आप स्पष्टता देख सकते हैं दोस्तों, मिलिंद जो कि मौर्योत्तर काल में आता है, यह तो 3 है जो एक ही काल के रहे हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों से मिलता है? तो काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना हमें देखने को मिलता है वह मिलता है दोस्तों कठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, उससे हमें काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना देखने को मिलता है। यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियों को वर्णन किया गया है। बीपीएससी 2011 में पूछा गया। थोड़ा सा दोस्तों मैंने कुछ एडिशनल चीजें हैं जो मैंने लिखी हैं कि गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसे पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों को एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा का ब्राह्मी लिपि में लिखा गया अभिलेख है और इसे रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन और व्यक्तित्व आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण करवाया? तो वह था रुद्रदामन। यह भी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। कर्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति या दुर्बल सिक्के प्रचलित किए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बीईओ प्री 2019 का पूछा हुआ है। कर्दमक क्षत्रपों यानी जो दोस्तों जो शक साम्राज्य था, 2 शक साम्राज्य की, एक उत्तरीय क्षत्रप थे और जो पश्चिमी क्षत्रप थे। जो पश्चिमी क्षत्रप थे उनमें भी दोस्तों एक था कर्दमक वंश, जिन्हें यहाँ पे जो कर्दमक क्षत्रप लिखा गया है। इनके द्वारा अति दुर्बल जो सिक्के जारी किए गए थे वह किए गए थे ताम्र के यानी कि तांबे के। इन प्रश्नों को दोस्तों आप बिल्कुल इजीली चुटकियों में तब बना पाएंगे जब आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है, और थ्योरी को नहीं पढ़ा है तो आप ऐसे ही फिर प्रश्नों को रटते रहिए, कभी भी आप हिस्ट्री को अपनी स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे, और जब एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो आप आते हुए भी प्रश्न को गलत करेंगे। दोस्तों आप वीडियोस को देखिए, उन 2 वीडियो को आप थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, लेकिन वीडियो को देख लीजिए। इन प्रश्नों को आप यकीन मानिए दोस्तों इजीली कर पाएंगे। कर्दमक वंशीय शासकों की मुद्राओं को 2 बड़े वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन रजत मुद्राओं को रखा जाता है जो क्षैरात वंशीय रजत मुद्राओं की निरंतरता का आभास कराते हैं। क्षैरात वंश था और एक कर्दमक वंश। क्षैरात वंश के द्वारा रजत मुद्राएं जारी की गई थी और कर्दमक वंश के द्वारा कौन सी दोस्तों? वह ताम्र मुद्राएं, अल्प मात्रा में ताम्र मुद्राएं जारी की गई। आगे देखिए, द्वितीय वर्ग के अंतर्गत पोटीन निर्मित सिक्कों को रखा जाता है और कर्दमक शासन चस्टन ने रजत एवं ताम्र दोनों धातुओं की मुद्राएं चलाई। किसने दोस्तों? एक कर्दमक शासक था चस्टन, जिसने रजत की और ताम्र दोनों ही मुद्राएं चलाई थी। प्रश्न में अति दुर्बल सिक्कों के बारे में पूछा गया है और इसका सही उत्तर ताम्र होगा, क्योंकि कर्दमक वंशियों ने ताम्र को बहुत कम मुद्राएं चलाई थी। अति दुर्बल मुद्राएं पूछा गया है दोस्तों, इसलिए इसका जो सही आंसर हुआ है वह हुआ है ताम्र मुद्राएं। सूची 1 को
सूची 2 से दोस्तों मिलाना है। जल्दी जल्दी प्रश्नों को देख लेते हैं ताकि हम जल्द से जल्द प्रश्नों को कर पाएं। रुद्रदामन किस वंश था? रुद्रदामन शक था। विम कटफिसेस कौन था? कुषाण था। गोंदोफर्नेज कौन था? एक पहला राजवंश था। और डेमेट्रियस हिंद यवन शासक था। यूपी आरओ मेंस 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। इन प्रश्नों को दोस्तों आप बिल्कुल इजीली, इसलिए मैंने दोस्तों इन प्रश्नों में आपको ऑप्शन भी नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देता हूँ कि आपने अगर थ्योरी को पढ़ा होगा तो फिर आप खुद ही आराम से लगा पाएंगे। जैसे कि मैंने लगाया, मैंने भी आपके साथ ही दोस्तों पढ़ा है कि आप जब पढ़ लेंगे एक बार तो इजीली प्रश्नों को बना पाएंगे। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे। किन्होंने किए थे? कुषाणों ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के, नियमित रूप से, याद रखिए दोस्तों, नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो किसने चलाए थे? तो वह कुषाणों ने चलाए थे। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो बुद्ध का किसके? कनिष्क के सिक्कों पर अंकन किया गया था। जल्दी जल्दी प्रश्नों को मैं करा रहा हूं दोस्तों। थ्योरी पढ़ चुके हैं हम अच्छे से, प्रश्नों को आप आराम से कर पाएंगे ताकि वीडियो हमारा थोड़ा सा बड़ा ना बने। बातें नहीं करेंगे दोस्तों, प्रश्नों को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? किसे दिया जाता है? कनिष्क प्रथम को। सोने के सिक्के कनिष्क ने जारी किए थे, लेकिन बिम कटफिसेस ने नियमित तौर पर चलाया था। लेकिन जो कुजुल कटफिसेस था इसने केवल तांबे के ही सिक्कों को चलाया था। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? किसने किया था? बिम कटफिसेस ने नियमित उपयोग के लिए किया था। इनमें से सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की। किसने की? व्यापक पैमाने पर वह की दोस्तों विम कटफिसेस ने। प्रश्नों को देखिए, आप थ्योरी की बात करिए। अगर थ्योरी दोस्तों याद नहीं आती है तो अपनी नोट्स खोल के रखिए, इजीली आप प्रश्नों को बना पाएंगे। सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर ही है। यूपी पीसीएस 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। बीपीएससी 2018 का है, जिसमें आपको 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन आपकी अगर थ्योरी क्लियर होगी तो आप ऑप्शंस को देखेंगे ही नहीं। पूछ रहा है व्यापक पैमाने पर, तो विम कटफिसेस। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो योधेय के जो सिक्कों पर वह कार्तिकेयन देवताओं का अंकन मिलता है। यूपी स्पेशल मेंस 2008 का पूछा हुआ प्रश्न है। योधेयों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी, बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वीय पंजाब राजस्थान के बीच था और इनके सिक्कों पर कार्तिकेयन का अंकन मिलता है। यही दोस्तों इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। योधेय के बारे में विस्तार थोड़ा मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आप देख पाएं। जो दक्षिण पूर्वीय पंजाब था और राजस्थान वाले क्षेत्रों में योधेय राजवंश था। पूछता बस बार बार यही गया है कि इनके सिक्कों पर किनका अंकन देखने को मिलता है? तो कार्तिकेयन का अंकन देखने को मिलता है। कनिष्क ने सारनाथ बौद्ध प्रतिमा, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा उल्लेख तिथि क्या है? तो क्या है दोस्तों? वह बताइए 81 ईस्वी। जो सारनाथ की जो बौद्ध प्रतिमा की उल्लेख तिथि बताई है वह 81 बताई है ईस्वी। यूपी पीसीएस प्री 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? किस सन में हुआ था? तो किस सन में हुआ था? अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 78 BC भी दिया गया है, 78 AD भी दिया गया है। सिर्फ एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने को दिया है क्योंकि वो जानता है कि आप कहाँ पे कंफ्यूज होंगे। तो राज्याभिषेक जो हुआ था वह हुआ था कनिष्क का 78 AD में। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? 78 ईस्वी में। प्री 1990 आरओ मेंस 2013 बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी वगैरह में तो दोस्तों हजारों बार यह प्रश्न पूछा गया है। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? यह दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर आपको पता है कि शक संवत कब हुआ था, यह हुआ था दोस्तों 78 AD में, और विक्रम संवत यह हुआ था दोस्तों 57 BC में। क्योंकि शकों के द्वारा मालवा क्षेत्र से भगाकर मथुरा भेजा जाता है किनके द्वारा?
विक्रमादित्य के द्वारा। कब? 57 BC में। इसी खुशी में विक्रम संवत चलाया जाता है। अब पूछ रहा है इनके बीच कितना अंतर है, अंतर देखना है। यह दोस्तों है BC, ईसवीं पूर्व, यह है ईसवी। इनके बीच अंतर कितना हो जाएगा, इनको जोड़ दीजिए, अंतर निकल आएगा 8 7 15। अब 5 देखिए इसमें है केवल, अंतर कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट को आप लगाइए 8 और 7, इनको जोड़ के भी देखिए, अंतर को देखना है। यह ईसवीं पूर्व है और यह AD में है। यूपी UDA LDA 2006 में पूछा गया। IAS वगैरह में दोस्तों UPSC CSE में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। इसका जो सही आंसर है 135 है। वीडियो को पॉज करिए और देखिए हाँ यह किस तरीके से आया। यह दोस्तों BC में है, यह AD में है, इसलिए इनको हमने जोड़ दिया। शक पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर का जो चैत्र महीना होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किस एक के तदनुरूप है? तो किसके अनुरूप है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 मार्च या 21 मार्च। लीप वर्ष के मामले में जो आ जाता है दोस्तों वह आ जाता है 22 मार्च और अन्यथा 21 मार्च आ जाता है। IAS 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो 78 ईस्वी में। विक्रम संवत सॉरी दोस्तों 78 ईस्वी में तो शक संवत प्रारंभ हुआ था, लेकिन विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था। 1992 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? अब शक संवत जो है दोस्तों कितने 78 ईस्वी कैलेंडर से आगे है। अब क्या करेंगे हम 2009 में से 78 को घटा देंगे तभी तो बराबर आएगा। अब जब 9 में से 8 जाएगा तो वह क्या बचेगा, 1 बचेगा। यूनिट डिजिट को देखिए 1931 सही आंसर हो जाएगा। यूपी PCS मेंस 2007 का पूछा हुआ प्रश्न है। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुरूप सही उत्तर को इंगित करें। कनिष्क के दरबार में जो विद्वान थे उनको दोस्तों पूछ रहा है। तो कनिष्क के दरबार में अश्वघोष थे, वासुमित्र थे, कंदन नहीं थे, कालिदास नहीं थे। इसका एक और तीसरा सही है, पहला और दूसरा। ऑप्शन दोस्तों चेंज है, पहला और दूसरा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यूपी PCS 1994 का है। सभी प्रश्न दोस्तों पहले हमने SSC के प्रश्नों को देखा, अब हम यूपी PCS के और UPSC के जो अच्छे प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को नहीं, जो अच्छे प्रश्न हैं जिनमें कंफ्यूजन बनती है उनको कर रहे हैं। अश्वघोष किसके समकालीन था? तो किसके समकालीन था? कनिष्क के समकालीन था। और अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना की गई है। यूपी PCS मेंस 2008 प्री 2010 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? अश्वघोष था, नागार्जुन था, चरक था, लेकिन पतंजलि था दोस्तों वह किसके? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में था। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? अश्वघोष, वासुमित्र, पार्श्व। ये दोस्तों पार्श्व लिखा है, आप याद रखेंगे पार्श्व, लेकिन विशाखदत्त यह गलत है। 1 3 तो विशाखदत्त सही हो जाएगा, यह नहीं गया था। मेंस 2005 का है। देख सकते हैं आप कितनी आसानी से हम सभी स्टेट PCS की मेंस के प्रश्नों को भी आराम से बना पा रहे हैं। अगर आपने थ्योरी की उन 2 वीडियो को देखा होगा तो यकीनन आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा और प्रश्नों में करने में मजा भी आ रहा होगा। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के अब तक अभिलेख में नहीं है? तो कौन सा है दोस्तों? कनिष्क का जो अब तक नहीं है दोस्तों यह रबतक है। रबतक अभिलेख में नहीं है, जो कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र से प्राप्त हुआ था। इसमें 4 क्षेत्रों को वर्णन किया गया है, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। आप देख सकते हैं इसमें कौशाम्बी है, पाटलिपुत्र है, चंपा है, लेकिन साकेत की जगह इसने दिया है श्रावस्ती। एग्जामिनर जानता है दोस्तों कि आप कहाँ पे फंसेंगे। साकेत की जगह उसने श्रावस्ती को दिया है, यही गलत हो जाएगा। RO मेंस 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो किसने की थी दोस्तों? प्राप्त की थी तो की थी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, वह की थी चरक ने। चरक के द्वारा चरक संहिता भी लिखी गई है और यह कनिष्क के दरबार में एक प्रमुख 7 विद्वानों में से एक विद्वान थे, जिनके द्वारा
तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की गई वे कौन कौन है? कौशल के राजा प्रसेनजित के द्वारा, बिंबिसार के द्वारा, बिंबिसार के राजवैद्य जीवक के द्वारा, कनिष्क के राजवैद्य चरक के द्वारा और बौद्ध भिक्षु वासु और बंधु के द्वारा, चाणक्य आदि के द्वारा तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की गई है। साहित्य से पता चलता है कि यह वैदिक एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध था। बौद्ध साहित्य से दोस्तों यह जुड़ा हुआ है कि बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि जो तक्षशिला था वह वैदिक एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था और सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय था वह तक्षशिला ही था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे, इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। दोस्तों मौर्योत्तरकाल काल का जब आप पार्ट 1 देखेंगे उसमें शुंग वंश में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है अयोध्या अभिलेख को। 2018 पीसीएस में पूछा गया है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया? शुंग वंश के बाद आता है दोस्तों काल वंश। शुंग वंश की अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों के कारण मार दिया जाता है और वासुदेव काल के द्वारा काल वंश की स्थापना की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। आप देखते चलिए दोस्तों, मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि किस एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी प्रश्न हैं सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013, यूपी पीसीएस 1993। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली या प्रतिभाशाली जो शक्ति रही क्षेत्रफल विस्तार के मामले में या सैन्य शक्ति के मामले में वह थे सातवाहन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिमुक निम्न में से किस वंश का संस्थापक था? तो सातवाहन का वंश का संस्थापक था सिमुक। पीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया है। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत से बाहर तक फैली हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप मौर्य वंश की और जो कुषाण वंश था इसकी सीमाएं जो थी भारत से बाहर तक फैली हुई, लेकिन गुप्त वंश भारत के क्षेत्र में ही स्थित था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी उत्तराखंड यूडीए एलडीए 2006 में पूछा गया है। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई, जो हम वर्तमान में बाल विवाह की प्रथा देख रहे हैं वो कब आरंभ हुई थी? वह कुषाण काल में दोस्तों आरंभ हुई थी। आरएएस 2000 का पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? चित्रित दोस्तों हड़प्पा की कह रहा है चित्रित दूसर मृदभांड हड़प्पा के थे। काले रंग से चित्रित दूसर मृदभांड दोस्तों हड़प्पा के थे, तो सही है। कुषाण काल में गांधार कला शैली थी, ठीक है, लेकिन मुगल काल में अजंता शैली थी, गलत है। तो हमारा ए सही है, बी सही है। मैंने दोस्तों इसमें एलिमिनेशन ऑप्शंस को नहीं दिया है, आप डायरेक्टली मिलान करिए। ए और बी सही है, लेकिन मुगल काल में अजंता चित्रकारी नहीं थी और मराठा काल में पहाड़ी चित्रकारी शैली नहीं थी। इसका ए और बी करेक्ट है। आईएएस आप देख सकते हैं 2001 में पूछा गया है और पीसीएस 2008 में छत्तीसगढ़ में पूछा गया है। कला की गांधार शैली निम्नलिखित समय में फली फूली, तो गांधार शैली कुषाणों के समय में है फली फूली थी। निम्नलिखित में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? राजवंश दिए गए हैं और सिक्के और धातुएं दिए गए हैं। दोस्तों सभी राजवंशों की आपने सिक्कों को अच्छे से पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, तभी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। मेरा दोस्तों कोई उद्देश्य नहीं होता है कि मैं आपको आसान आज प्रश्न कराऊं, कि अगर आप पहला प्रश्न भी मेरा देखेंगे तो मैंने सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को तथा अच्छे प्रश्नों को लिया है। एसएससी में भी मैंने टॉप प्रश्नों को लिया है, सरल प्रश्नों को नहीं कि इसका राजवंश बताइए, इसकी राजधानी कहाँ थी। वो डायरेक्ट प्रश्नों को तो आप रट के भी कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको इनडायरेक्टली प्रश्न या एक प्रश्न में 4-4 प्रश्न बना के आपको दिखाया है, जो टफ क्वेश्चन है, जो पूछे जाते हैं। और राजवंश कुषाणों के द्वारा दोस्तों जो जारी किया जाता है, स्वर्ण एवं ताम्र मुद्राएं जारी की जाती हैं। गुप्तों के द्वारा दोस्तों स्वर्ण एवं रजत मुद्राएं जारी की जाती हैं। सातवाहनों के द्वारा पूछ रहा है कौन सम्मिलित नहीं है,
तो सातवाहनों के द्वारा, इसको भी देखते हैं, कलचुरी के द्वारा स्वर्ण, रजत एवं ताम्र मुद्राएं। लेकिन जो सातवाहन थे, सातवाहन के द्वारा केवल स्वर्ण मुद्राएं ही नहीं, इनके द्वारा शीशे की मुद्रा भी जारी की जाती है। शीशे की मुद्रा, तांबे की मुद्रा और तांबे की मुद्रा भी जारी की जाती है। इसलिए जो हमारा गलत है वह है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के द्वारा केवल स्वर्ण मुद्राएं ही जारी नहीं की गई थी। ROARO 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से दोस्तों मिलान करना है। गांधार कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो कुषाण के। ऑप्शन ए का जो सही है वह है दोस्तों ऑप्शन सी। गांधार कला जो है वह उसका विकास किसके शासनकाल में हुआ? कुषाण के। जो बी है जूनागढ़ जो अभिलेख है वह किसका है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। सी मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो हिंद यवन शासक मिनांडर की है। मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन की वार्तालाप है मिलिंद पन्हो में। और जो दोस्तों अगला है डी तक्षशिला लेख, वह किसका है? वह है पथिक का। किसका है? पथिक का। यह UPPCS प्री 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसके लिए? अफगानिस्तान का जो बामियान था वह स्वर्ण सिक्कों के टंकन के हेतु प्रसिद्ध था। किसके लिए? स्वर्ण सिक्कों के टंकन हेतु प्रसिद्ध था। मेंस 2008 का पूछा हुआ प्रश्न है। अफगानिस्तान में बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बौद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। सॉरी दोस्तों, इसका जो सही आंसर है जो बामियान था वह किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? बौद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था। देख लीजिए आप कि अफगानिस्तान का बामियान बौद्ध प्रतिमाओं को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इस बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया था। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम गांधार कला शैली। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। किसका? भारतीय और यूनानी कला का संश्लेषण है। आपको सभी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बिल्कुल याद है तो आप देखिए कि गांधार कला शैली भारत और यूनानी कला का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मूर्तीय कला में सदैव हरित चट्टान का प्रयोग किया जाता था? अब दोस्तों अगर आपको हरित देता है या काली देता है, काली चट्टानों का जो उपयोग किया जाता था वह दोस्तों किया जाता था किसमें? गांधार कला शैली में। लेकिन मथुरा कला शैली में लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग किया जाता था। IAS 1996 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संदर्भ में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? इसको दोस्तों हम पहले भी देख सके हैं कि यूनानी होते हैं, फिर शक होते हैं, फिर पहला होते हैं और फिर कुषाण होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। IAS 2006। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था वह था दोस्तों डेरियस प्रथम। ईरानी और यूनानी आक्रमण की वीडियो मैंने इसको कराया था दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, आप प्रश्नों को इनको कर पाएंगे। आर्य 1994 का पूछा हुआ है। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश है, इसको तभी आप कर पाएंगे जब आपने सभी को पढ़ लिया होगा। हालांकि मैं ऐसे प्रश्नों को इसलिए कराता हूं कि आप देख सके कि हाँ एक दूसरे से किस तरीके से प्रश्न जुड़े हुए होते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? चालुक्य वंश। अब यह देखिए कि अभी तक हमने किनको पढ़ लिया है? चालुक्यों को पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। पल्लवों को नहीं पढ़ा है। राष्ट्रकूटों को नहीं, लेकिन हमने पढ़ा है केवल सातवाहन को। तो सातवाहन ही सबसे पुराना हो जाएगा, क्योंकि जो हिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं टाइम पीरियड के हिसाब से क्रम से देख रहे हैं, ताकि इस तरीके से जो प्रश्न बने वो हम दोस्तों आसानी से कर पाए। भले ही हमें इसको प्रश्न नहीं पता था, ना ही इनको हमने पढ़ा था, तो हमने केवल इतना देखा कि अभी हमने किसको पढ़ लिया, तो सातवाहन को यही सबसे पुराना हो जाएगा। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो किसमें पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में सबसे लंबी सूची मिलती है 29 राजाओं की। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। सातवाहनों की राजधानी दोस्तों क्या थी? सातवाहनों की राजधानी थी अमरावती। प्रारंभिक राजधानी थी अमरावती। मेंस 2005 का पूछा हुआ प्रश्न देख सकते हैं। PCS मेंस वगैरह में भी कितने इजी प्रश्न बन रहे हैं, जो आप अगर थ्योरी पढ़ी होगी आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए दोस्तों,
सातवाहनों की वास्तविक जो राजधानी थी वह थी प्रतिष्ठान या पैठान। पुराणों में इस वंश को आंध्रभृंत या आंध्र जाति कहा गया। उनकी आरंभिक जो राजधानी थी वह थी अमरावती। आरंभिक राजधानी पूछता है तो अमरावती, लेकिन बाद में पूछता है तो वह प्रतिष्ठान या पैठान बनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? तो कौन थी? अब इसमें देखिए आपको अमरावती तो दिया नहीं गया है, तो क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठान या पैठान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त होता है? तो अब याद करिए दोस्तों, जो हमने पढ़ा था कौन सा एका ब्राह्मण किसके लिए उपयोग होता है? वह होता है दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। अगर सातवाहन वंश को दोस्तों मेरे साथ आपने अच्छे से पढ़ा है तो यकीनन दोस्तों जितना महत्वपूर्ण सातवाहन वंश था उतनी ही महत्वपूर्ण तरीके से दोस्तों मैंने इस तरीके से पढ़ाया था कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। जो महत्वपूर्ण अभिलेख रहे हैं, जो नासिक अभिलेख रहे हैं, किस तरीके से सातवाहनों की सत्ता महिलाओं के हाथों में थी, उन सभी चीज़ों को हमने देखा था। यूपी आरओ मेंस 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। सातवाहन सातवाहन गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण, ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक किसे कहा जाता है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को। और गौतमीपुत्र सातकर्णी ही अपनी मां के साथ मिलकर अपनी शासन व्यवस्था को चलाया था। यह दोस्तों पूछा गया है आर्य 2018 में। राजवंश दिए गए और राजधानी दी गई। आप सबसे पहले देखिए सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी क्या थी? पैठान। इसके बाद में हमने कौन सा पढ़ा था? शुंग वंश। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। इसके बाद में हम दोस्तों देखते हैं कदम वंश। कदम वंश की राजधानी क्या थी? कदम वंश की थी वनवासी। और लास्ट में हमने चंदेल वंश को अभी नहीं पढ़ा है, जब पढ़ेंगे तो हम इसकी राजधानी थी महोबा। दोस्तों यह जरूरी नहीं है कि आपको सभी आते हों, अगर आपको जो आते हैं उनको पहले मिलाएंगे और एलिमिनेशन ऑप्शंस में दे दूंगा जब आपको, तो इजीली उससे आपको आंसर निकाल पाएंगे। लेकिन मैं एलिमिनेशन इसीलिए नहीं देता हूं कि आप इन प्रश्नों को डायरेक्ट करने की आदत डालें, क्योंकि इस साल यूपीएससी 2023 में यूपीएससी ने सबसे बड़ा यही काम किया है कि एलिमिनेशन को हटा दिया है। सीधे ऑप्शंस में देता है अब आपको एक सही, दो सही, तीन सही या सभी सही। एलिमिनेशन का कोई फंडा ही नहीं रहा अब। नीचे तो वक्तव्य दिए गए, अभिकथन और कारण, इनको आपको बताना है। सातवाहन वंश की संस्कृति के साथ सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत अन्य लोक भाषाओं को विकास हुआ। पहला अभिकथन ठीक है। सातवाहन राजाओं ने साहित्यिक रचना के लिए संस्कृत अथवा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। दूसरा भी दोस्तों ठीक है। अभिकथन ठीक है और कारण ठीक है। ए वाला दोनों सही, आर ए की सही स्पष्टीकरण व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आरओ मेंस 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। आरओ में बहुत अच्छे प्रश्नों को पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? पूछना है सही सुमिलित नहीं है। आपको शासक दिए गए हैं और अभिलेख दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो कि गिरनार से मिला है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और भीतरीय जो अभिलेख है वह किसका है? स्कंदगुप्त का है। और जो नासिक अभिलेख है वह गौतमीपुत्र सातकर्णी का है। दोस्तों यही चारों ओर मिले हुए हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। एलिमिनेशन दोस्तों मैंने ऑप्शंस को हटाया है, उसमें एक ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं। तो चार ही सही है, इनमें से कोई भी नहीं है जो मेल ना खाता। आरओ 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। इन अभिलेखों को दोस्तों आप याद रखेंगे। मैंने थ्योरी की में भी जो इंपॉर्टेंट अभिलेख थे जैसे कि हाथी गुम्फा है, गिरनार है, नासिक अभिलेख है, इन सभी को मैंने डिटेल में बताया है। लेकिन जो भीतरी अभिलेख है गुप्त साम्राज्य का है, जब हम गुप्त वंश को पढ़ेंगे तब उसमें भी हम देखेंगे, क्योंकि भीतरी अभिलेख मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है और इसके बारे में क्या क्या बातें रही हैं, उन सभी को हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने पुराणों में, किस वंश के शासकों को पुराणों में श्रेय पर्वतीय कहा गया है? तो किसको कहा गया है? जो हमने इक्ष्वाकु वंश को पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि इक्ष्वाकु वंश के सभी शासकों को श्रेय पर्वतीय कहा गया है। पीसीएस 2020 का दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है। कोचाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना थी, पहले भी दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं हम, नहीं थी। तो ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। ए सही परंतु आर गलत, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है? राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा अभिलेख से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? जैन धर्म का संरक्षक था।
अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानता था, खारवेल जो था दोस्तों वह जैन धर्म का समर्थक था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा जैन धर्म को इसने प्रसारित भी किया था। यूपीपीसीएस RI 2014 में पूछा गया प्रश्न है। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो कलिंग नरेश खारवेल किस वंश के थे? चेदी वंश से थे। ऑप्शन सही है ए। मीन्स 2008, मीन्स 2015। देख सकते हैं दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है, और जितने भी प्रश्न में कराए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को आप इजीली तभी बना पाएंगे दोस्तों, मैं बार बार इसलिए कहता हूं आप थ्योरी की देख लीजिए वीडियो, 2 वीडियो को है आप 1.5 की 2 की स्पीड में जितना भी आप देख पाएँ 2 की स्पीड में लगा कर जल्दी देख लीजिए वीडियो को, प्रश्नों को बनाइए, इजीली ये प्रश्न बना पाएंगे और आपकी सोच भी डेवलप होगी कि हाँ किस तरीके से एग्जामिनर और प्रश्नों को बना सकता है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो किसका था? वह था दोस्तों खारवेल का। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था चेदीय वंश से। इस तरीके से आप प्रश्नों को कर पाएंगे, नहीं तो फिर तो क्या होगा, आप एग्जाम हॉल में बैठ के पसीना टपकाते रहेंगे अपना और ऑप्शंस को देखते रहेंगे कि ए सही होगा या बी सही होगा, बी सही होगा या सी सही होगा। ऐसे दोस्तों ना करिए, आप अच्छे से थ्योरी पढ़िए, प्रश्न आपको इजीली बन पाएंगे, आपको ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि बीपीएससी में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में जो 5-5 ऑप्शंस देता है, या इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी, ऐसे प्रश्न जब ऑप्शंस देता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। इसलिए दोस्तों अच्छे से थ्योरी पढ़ें, ऑप्शंस की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाथी गुम्फा के अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देते हैं? तो किसके? खारवेल के बारे में। मीन्स तो पीरी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। पूर्वी रोमन साम्राज्य जस्टियन व सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? जस्टियन का जो पूर्वी रोमन शासक था जस्टियन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो किस क्षेत्र में था दोस्तों आप बताइए? वह था विधीय के क्षेत्र में। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, थोड़ी सी मैंने थ्योरी लिखी है कि पूर्वी रोमन शासक जस्टियन को सर्वाधिक प्रसिद्ध उसके न्याय संबंधी सुधारों के लिए जाना जाता है, और जस्टियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। लास्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको वीडियो को पॉज करिए और आप बताने की कोशिश करिए। बताइए दोस्तों, आप यकीनन दोस्तों आप बताएं आप इसको जवाब। टेसियस, प्लिनी, टॉलमी, स्ट्रैबो, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। देखते हैं दोस्तों कितने भाई मेरे ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को ध्यान से सुना था। मैंने बताया था कि पेरिप्लस ऑफ द जो इरिथियन सी है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? एक नाविक के द्वारा लिखी गई। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी एक नाविक के द्वारा लिखी गई है। इनमें से कोई नहीं, यह इसका आंसर हो जाएगा, जिससे पता चलता है कि भारत का जो व्यापारिक संबंध था वो रोम के साथ था। बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया, और मेरा उन भाइयों को जिन्होंने इन प्रश्नों को अच्छे से किया। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप थ्योरी की 2 वीडियो को उनको और इन प्रश्नों को कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा आपको करने की कोई और ज़रूरत नहीं है। आप जो भी टॉपिक, आपका जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको टाइम दीजिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। एक ही टॉपिक को 10 जगह से पढ़ने के बजाय एक जगह से आप उसे 10 बार पढ़िए। यकीनन जो प्रश्न इनडायरेक्टली बनते हैं उन प्रश्नों को आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।